हिंद। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले पॉलिटी की क्लासेस, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये आज का फर्स्ट लेक्चर है और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब देखेंगे। और जो यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, तो जो कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो उसमें ये काम आएगा, जरूरी ही काम आएगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इंडिया का ही पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे देश का भी क्या जरूरत है, अपने देश का जरूरत है। अभी तो अपने देश का समझते हैं। तो जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको इतना ही बेहतर बनाया गया है ना कि मतलब आने वाला जो जनरेशन है ना, एकदम सही से चलेगा। अब आप और देश देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सिविल वार हो जाता है, लेकिन हमारे देश में वैसा अभी परिस्थिति आया नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अच्छे से समझ आओगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मतलब दिल से रिस्पेक्ट करोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर पार्ट होता है यानी भाग होता है। यहाँ पर 22 पार्ट होता है और जिसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल कितना होता है यानी कि अनुच्छेद, आर्टिकल्स 395। अगर आप पॉलिटी की क्लासेस को अच्छे से देखते हो तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जो होता है इतना आर्टिकल 395 है, इसको एक एक को पढ़ लेंगे। तो ये हो गया पार्ट यानी कि भाग 22 होता है और आर्टिकल अनुच्छेद 395 होता है। और एक होता है शेड्यूल, जिसको हम लोग जिससे हम लोग अनुसूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुसूची। और कितना है? 12। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले शेड्यूल, और उसके बाद पार्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट वाइज, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी में इतना कंप्लीट करते हैं, लेकिन आज तो हम लोग बस ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो शेड्यूल नंबर 1 है उसमें किसकी चर्चा की गई है। यानी कि शेड्यूल फर्स्ट में किसकी चर्चा की गई है? यूनियन की, यानी कि संघ, यूनियन और जो स्टेट होता है उसके बारे में हम चर्चा की गई है। मतलब अपने देश और जो राज्य है उसी के बारे में चर्चा किया गया है। बस ये समझ लो, क्योंकि कभी भी एमसीक्यू में आता है तो ऐसे ही दे देता है कि शेड्यूल 1 में किसकी चर्चा की गई है। और शेड्यूल 2 जो होता है, इसमें सैलरी की बात की गई है। जितने भी जॉब करते हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब होता है, तो उसमें मिनिस्टर लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, तो उन्हीं के सैलरी के वेतन के बारे में बात किया गया है। और शेड्यूल 3 में बात किया गया है ओथ मतलब शपथ होता है, शपथ की बात किया गया है कि जैसे कोई मंत्री बनता है, कोई राज्यसभा लोकसभा का जो मंत्री बनता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, उन लोगों को ओथ कौन दिलाएगा? तो ज़्यादातर में प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो उसी सब की चर्चा किया गया है। ओथ रेलवे डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उनको ओथ यानी शपथ दिलाने के लिए शेड्यूल 3 में चर्चा की गया है कि कौन किसको दिलाएगा। और एक लिस्ट होता है, इसको अच्छे से मतलब डिटेल में पढ़ना है तो आप नेट पे पढ़ सकते हैं। और शेड्यूल 4 में राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा का सीट के बारे में बात किया गया है। राज्यसभा के सीट के बारे में बात किया गया है, यानी कि राज्यसभा में कितना सीट होना चाहिए, यही सब के बारे में बात हुआ है। बेसिकली राज्यसभा समझ लो कि शेड्यूल 4 में किसके बारे में बात किया गया है? राज्यसभा की बात की गई है। और शेड्यूल 5 तो इसमें चर्चा किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। यानी कि जो निचले कास्ट के होते हैं, यानी कि बहुत ही जो निचले क्लास में होते हैं, जैसे कि उनका वर्ग बहुत ही छोटा है, निम्न जाति के लोग जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, तो उन्हीं की चर्चा किया गया है शेड्यूल 5 में। और शेड्यूल 6 में चर्चा किया गया है ईस्टर्न स्टेट के बारे में, पूर्वोत्तर राज्य, ईस्टर्न स्टेट्स। इसमें 4 स्टेट की बात की गई है। 4 स्टेट कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका असम, और एक हो गया आपका मेघालय, और एक हो गया आपका मिजोरम, और एक हो गया आपका त्रिपुरा। ये 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन्हीं की चर्चा की गई है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में बात की गई है, ये कितना हो गया? यूनियन सैलरी, ओथ, राज्यसभा, SC ST, ईस्टर्न स्टेट। और 7 में बात की गई है पावर डिवीजन के बारे में, पावर डिवीजन। तो शेड्यूल 7 में बात की गई है पावर डिवीजन के। इसमें क्या होता है कि जो पावर होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि
केंद्र सरकार के पास ही सारी पावर होती थी, लेकिन धीरे धीरे स्टेट में भी आया और उसके बाद में स्टेट के में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हाथ में गया। जैसे मुखिया लोग होते हैं, ये सब पंचायती सिस्टम ये सब होता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। तो ये पावर डिवीजन इसमें 3 लिस्ट पढ़ना है। पहला हो गया आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा हो गया आपका स्टेट लिस्ट और तीसरा हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन समझ लीजिए क्या होता है अभी बता रहे हैं। पहले यूनियन देख लो। यूनियन लिस्ट में जैसे कि डिफेंस होता है, एजुकेशन होता है, फॉरेस्ट होता है, उसकी चर्चा की गई है। मतलब जो लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट में जो जितने भी आता है पावर डिवीजन में, ये हो गया जो सिविल 7 में पावर डिवीजन की बात किया गया है। तो यहाँ पर 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में कुछ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब 61 है अभी। तो एजुकेशन हो गया और फॉरेस्ट हो गया, ये सब होता है, डिफेंस और बैंकिंग ये सब होता है, तो यूनियन लिस्ट में आ जाता है। और यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार रूल कर सकती है और उस पर नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य सरकार वहाँ पर अपना नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। कि जैसे कि होता है बिहार पुलिस हो गया, स्टेट की बात किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, तो ये सब स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है, स्टेट लिस्ट में आएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे चीज़ आते हैं, वैसे कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे उनको शामिल किया गया है जहाँ पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो दोनों यहाँ पर नियम बना सकते हैं। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में सिंपल है कि यूनियन प्लस स्टेट इक्वल टू कॉन्करेंट, मतलब कि दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। और इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैरिज होता है, सक्सेशन होता है, डिवोर्स होता है और एडॉप्शन होता है। तो ये हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो शेड्यूल 7 तक समझ लिए। शेड्यूल 8 में बात किया गया है लैंग्वेज के बारे में। शेड्यूल 8 में लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि अभी हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेज को मतलब दर्जा दिया गया है। और जिनको नहीं याद होगा तो नेक्स्ट वीडियो इस पे भी बना देंगे कि लैंग्वेज को कैसे 22 जो लैंग्वेज है उसको कैसे याद करें। ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी होता है, और सपोर्टिव में होता है इंग्लिश, मतलब उसी को सपोर्ट करता है। मतलब जिसको जैसे कि साउथ में ज़्यादातर लोग को हिंदी नहीं पता रहता है, तो लोग इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। शेड्यूल 9 में बात किया गया है लैंड के बारे में, लैंड के बारे में यानी कि भूमि सुधार, लैंड की बात की गई है। और शेड्यूल 9 में आप देखते रहिए, यहाँ से शुरुआत हुआ और ऊपर गया। शेड्यूल 8 हो गया, शेड्यूल 9 हो गया। शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया गया है, यानी कि दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले क्या होता था कि जितने भी मतलब पार्टी थे, ये सब राजनीतिक जो चीज़ होता है उसी में ये सही किया गया, ला दिया गया। नहीं तो पहले कोई जीतता था और दूसरे पार्टी में चला जाता था। तो अब ऐसा हो गया है कि हार जाएगा तो उसको सीट मतलब खत्म हो जाएगा, फिर से वहाँ पर उसको सीट मतलब लेना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर भी इलेक्शन टाइप का ही होगा। और शेड्यूल 11 में बात किया गया है पंचायती राज के बारे में। शेड्यूल 11 में बात किया गया है पंचायती राज में। तो पंचायती राज से जितने भी नियम कानून है ये शेड्यूल 11 में बात किया गया है। और शेड्यूल 12 में बात किया गया है म्यूनसिपल, ये सब जो ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है, लेकिन ये सब शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ने शेड्यूल 12 पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट में चर्चा की गई है यूनियन, सेकंड में सैलरी हो गया, लाइट भी कट गया, गजब बेइज्जती है। चलिए बस इतना ही। और इलेक्ट्रिसिटी तो अभी खत्म चली गई, तो कंप्लीट कर ही लिए थे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।